गुड आफ्टरनून। मुझे उम्मीद है कि आप सब जितने लोग भारत में सिविल सर्विस का परीक्षा या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उन सभी स्टूडेंट के लिए हम लोग करेंट अफेयर्स का कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं। विशेषकर जो हमारा स्रोत होगा दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण। अब बात आई कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से करेंट अफेयर्स का कितना इम्पोर्टेंस है। अगर आप केवल और केवल कोई मैगजीन पर निर्भर हैं तो आपके लिए लाभकारी नहीं साबित होगा। इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि क्यों न आपको एक अच्छे मार्गदर्शन में, एक अच्छे गाइडलाइन के तहत यह निर्धारित कर दिया जाए कि कौन कौन से चैप्टर होते हैं या जिन्हें पढ़ना चाहिए, जो आपके करेंट अफेयर्स के लिए उपयोगी हो जाएगा। और प्रत्येक दिन आप लोग दैनिक समाचार पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन आपको यह पता नहीं होता है, खासकर हिंदी पेपर में, कि कौन कौन सा चैप्टर हमारे लिए उपयोगी है और कितना उपयोगी है। तो अब मैं आपको यह बताऊंगा कि जिस प्रकार से आप साइंस से अगर 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लगातार उसका अध्ययन करते रहते हैं। हिस्ट्री का कोई प्रश्न है, यूपीएससी में 20 प्रश्न मैक्सिमम पूछे जाते हैं, यूपी में 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार में 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, और वनडे एग्जाम में भी 5 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप क्या करते हैं कि इतिहास के प्रश्नों को या भूगोल के प्रश्नों को बेहतर करने के लिए, उसके कम से कम गलत करने के लिए आप लगातार पढ़ते रहते हैं। लेकिन करेंट अफेयर्स का जो ये हिस्सा होता है, आपको रुचि ना होने के कारण या फिर बेहतर प्लान ना होने के कारण, या पता नहीं चलता है कि न्यूज़पेपर को कैसे हैंडल करें, जिस कारण से आपका आधा अधूरा ज्ञान होता है और आप हमेशा 20-30 प्रश्न में 15 प्रश्न 16 प्रश्न बना के आते हैं। कुछ, मैं मानता हूं कि कुछ प्रश्न कुछ स्टूडेंट जीनियस होते हैं जिनको करेंट अफेयर्स में काफ़ी रुचि होता है और वो बेहतर करके आते हैं। लेकिन यह जो मास्टर वीडियो है, यह जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बैठे जितने भी विद्यार्थी होंगे जिन्हें यह समझ में नहीं आ पा रहा होगा कि न्यूज़पेपर को कैसे हैंडल करें, समाचार पत्र जो है हमारे लिए कितना उपयोगी है, तो मैंने यह फिक्स किया कि वह चैप्टर जो आपके काम का है उसको हम पहले लिख दें और लिखने के बाद उसको एक्सप्लेन करने का काम करें। तो ये आप हमसे जुड़ने का काम करेंगे और उम्मीद है कि सारथी फॉर सिविल सर्विसेज जो दिल्ली के मेन केंद्र में है, उसका अगर जितना भी ऑनलाइन वीडियो आपको मिलेगा आप उनसे जुड़कर अपना लाभ उठाएंगे। एक दूसरा कि अगर आप करेंट अफेयर्स बेहतर होगा तो आप मान के चलिए कि यूपीएससी एग्जाम का मेंस, प्री और इंटरव्यू, बीपीएससी का मेंस, इंटरव्यू, एसए का एग्जाम की आधी तैयारी आपको इसी से हो जाएगा। इतना हमेशा ध्यान रखेंगे। साथ ही यह जो आपका करंट अफेयर्स वाला इशू होता है आपके पर्सनालिटी को भी बेहतर करेगा, क्योंकि आप हमेशा सजग रहेंगे, सक्रिय रहेंगे कि समाज में, परिवार में के अलावा इस देश में, राज्य में या वैश्विक स्तर पे कौन कौन सी घटना चल रही है और यह किस प्रकार से वैश्विक स्तर पे, राज्य स्तर पे और देश के स्तर को प्रभावित करता है। तो आप एक्टिव रहेंगे। तो ये मेरा मेन मोटिव था कि इन सूचनाओं के साथ साथ प्रत्येक दिन का जो न्यूज़पेपर होगा आपको सारथी फॉर सिविल सर्विस के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और यह स्रोत हमें उम्मीद है कि आपके करियर के दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से, नॉलेज के समान ज्ञान नॉलेज के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी साबित होगा। अब हमारा मेन टॉपिक्स पर जो हम बात करेंगे, टॉपिक्स जो हमारा है कि अभी हम लोग 2 दिन का न्यूज़पेपर मैंने कलेक्शन किया, 28 फरवरी और 1 मार्च, यह दोनों। और एक मेरा और बात रहेगा कि अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो करेंट अफेयर्स को हैंडल करने का एक तरीका होता है कि कुछ चीज़ें उसका बेसिक जुड़ा होता है। बेसिक, तो मैं यहाँ बेसिक हर चीज़ डिटेल नहीं बताऊंगा, जो काम का चीज़ होगा 2-4 लाइन उतना ही मैं बता पाऊंगा। तो आप कोशिश करेंगे कि प्रत्येक चैप्टर का बेसिक थोड़ा सा समझ लेंगे, और बेसिक्स अगर समझ में आ जाएगा तो निश्चित है कि आपको आसानी से हो जाएगा। तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो आपका प्रमुख जो टॉपिक्स था सर्वोच्च न्यायालय और हिंदू धर्म। अब मैं बताऊंगा कि आपको यह जो न्यूज है वह कैसे उपयोगी है। अग्निपथ योजना, यह अब इसमें क्या बन सकता है, एक लाइन हो सकता है कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी,
किस समय हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था। तो एक छोटा सा डाटा भी आपको याद रखना है। वर्तमान में शिमोगा हवाई अड्डा का उद्घाटन हुआ है। तो यह हवाई अड्डा का उद्घाटन एक सिंपल न्यूज आपको लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे अगर यूपीएससी में देखेंगे कि आधारिक ढांचा पढ़ना है, कि डेवलपमेंट का आधारभूत ढांचा अगर जिसका बेहतर होता है उसका विकास ऑलवेज बेहतर होता है। इटली के पीएम का भारत यात्रा, तो यहाँ पे दो तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वनडे एग्जाम में फैक्चुअल पूछे जा सकता है, यूपीएससी में अगर कुछ एग्रीमेंट होगा तो उसके दृष्टिकोण से पूछे जाएंगे। सतत विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के द्वारा जो इसको डेवलप किया गया था 17 लक्ष्य के साथ, और भारत, तो भारत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहाँ पिछड़ा हुआ है। आप यूपी पीसीएस का करेंट अफेयर्स उठा के देख लेंगे तो जो लक्ष्य है, कौन सा लक्ष्य किस नंबर पर उपलब्ध है, इससे भी करेंट अफेयर्स से पूछा गया है। डीआरडीओ का न्यूज था कि डीआरडीओ के, एक तो डीआरडीओ के प्रमुख कौन है, हवा जो मिसाइल है वो किस पर, हवा से हवा मार करने वाला कौन सा मिसाइल है, तो ये सारा चीज वहां जानकारी मिल जाएगा। एक गैब्रियल चक्रवात आया है तो ये किस क्षेत्र में आया है। अगर थोड़ा सा आप और कोशिश करेंगे तो हल्की जानकारी आपको चक्रवात के बारे में पता होना चाहिए कि साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन कैसे बनते हैं, ये सब भूगोल का चैप्टर आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। अभी हाल में काफी हाईलाइटेड चर्चा है आबकारी नीति घोटाला और सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली की जो घटना है, ये बहुत बड़ी घटना है, छोटी मोटी घटना नहीं है। सीबीआई के माध्यम से और जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। यह न्यूज काफी चर्चा में था, लेकिन आपको लग रहा है कि यह इसका उपयोगिता नहीं है, लेकिन यह काफी भी एसएस के दृष्टिकोण से, इंटरव्यू के दृष्टिकोण से, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक था दिखाई पड़ा भारत मुक्त व्यापार समझौता, मुक्त व्यापार समझौता, मुक्त व्यापार समझौता यह भी था। साथ ही G20 और विदेश मंत्री का सम्मेलन होने वाला है। वित्त मंत्रियों का सम्मेलन अभी पीछे जो है 26-27 फरवरी को आपको पता होगा कि कर्नाटक में हुआ था, उसमें कई सारे इशू थे। फिर हमने कहा कि मिजोरम जो राज्य है वह भी G20 सम्मेलन का घोषित करेगा, वहां भी सम्मेलन होगा, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही हमने कहा कि आज आप जब आगे बढ़ेंगे, आज का न्यूज पढ़ेंगे तो चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 से क्या क्या हो सकता है भाई, कि चंद्रयान 3 के लिए क्रायोजेनिक इंजन का डेवलपमेंट किया गया है, तो ये तो है ही, ये तो रहेगा, हमारा तकनीक है और हम इसमें बेहतर कर रहे हैं। चंद्रयान 1 और 2 का डेट भी इसमें मेंशन कर लेना चाहिए कि चंद्रयान 1 कब प्रक्षेपित हुआ, 2 कब हुआ, असफल रहा, और 3 के लिए क्या प्रोग्राम है जून में। अल नीनो का भारत पर प्रभाव, अल नीनो यह आपको मेंस के दृष्टिकोण से उपयोगी है कि अल नीनो, तो अल नीनो क्या होता है, किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। भारत 1951 से लेके अभी तक 10 बार प्रभाव पड़ा, जिससे सूखे की स्थिति थी। अगला जो हमारा चैप्टर था लीडरशिप अवार्ड 2022-23, यह भी याद रखना चाहिए। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023, यह भी आपको मिल जाएगा कि इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है, मोबाइल का जन्मदाता कौन है। यह भी एक छोटा सा न्यूज था। पंजाब राज्य और गवर्नर के बीच में पुनः विवाद हो गया है। सीएम पंजाब का जो राज्य है वहाँ के मुख्यमंत्री, और आपको पता ही होगा कि यहाँ से न्यूज जो है आपको पॉलिटी का एरिया होता है कि गवर्नर हमेशा आपको विधानसभा मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होता है, तो यह भी न्यूज था। और दूसरी तरफ कि अगर गवर्नर साहब कोई सूचना मांगते हैं तो मुख्यमंत्री को देना अनिवार्य होता है। तो यह भी मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है कि आखिर ऐसे क्या हो रहा है। फीफा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का पुरस्कार 2022, इतने सारे 17-18 न्यूज आपको दिखाई पड़ेंगे 2 दिन के जो आपका न्यूज है। अगर आप और भी कोई एक्टिव काम करना चाहते हैं तो कई सारे मैप बेस्ड, आपको अगर मैप बेस्ड बेहतर करना है तो सारे न्यूज को कोशिश किया जाए कि मैप के सहारे, मैप का छोटा मैप का सहारा लेते हुए और उसको देखते चलेंगे। मैप भारत में मान लिया जाए कि अभी शिमोगा हवाई अड्डा का उद्घाटन हुआ है, तो कौन कौन से एरिया अभी बचा हुआ है जहां की उद्घाटन होना बचा हुआ है, नए नए हवाई अड्डे का निर्माण हो रहा है, तो इसका क्या महत्व है, ये सब चीजें आप मैप पर देख सकते हैं, तो ये आपके लिए उपयोगी हो जाएगा। रेलवे में भी कई सारे रेलवे से रिलेटेड स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये कई सारी योजना इससे जोड़ के पूछे जाते हैं, तो ये सब ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक न्यूज को
एनालाइज करने का काम करेंगे, और जो लिखने का चीज होगा हम लिखते भी चलेंगे और आप लोग भी लिखते चलेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको प्रत्येक दिन का न्यूज प्रिपेयर्ड होते चला जाएगा और ज़्यादा भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा। फिर से अगर पढ़ना चाहते हैं इस न्यूज को तो निश्चित है कि आप अगर राष्ट्रीय संस्करण पेपर मंगा रहे होंगे तो हम मार करके एक बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं पहला न्यूज। हम लोग पहला न्यूज जो हमने शीर्षक बनाया था कि दैनिक जागरण जो आपका राष्ट्रीय संस्करण वह 28 तारीख वाला में हिंदू धर्म और सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका आई, हिंदू धर्म से रिलेटेड था। उसने बताया कि हिंदू धर्म क्या है, कैसे वो सब जानने की आवश्यकता है। अगर पढ़े होंगे तो उतना डिटेल हम जाएंगे नहीं, जो काम का चीज़ है। जब आप उस न्यूज को या उस न्यूज को अगर पढ़े होंगे तो आपको दिखाई पड़ा होगा कि न्यायमूर्ति जो है जस्टिस जोसेफ और नागरत्ना ने कहा कि हिंदू धर्म जो है एक जीवन जीने की शैली है, और दुनिया के जितने भी धर्म हैं उसको हमेशा स्थान देने का काम किया, एक समन्वय करने का काम किया है। क्योंकि रीनेमिंग के लेकर एक जनहित याचिका आई थी, तो उसमें पूरे कथा कहानी में जाने की आवश्यकता नहीं है। काम का क्या चीज था कि दोनों न्यायमूर्ति ने कहा कि अनुच्छेद 32, तो आपका पहला लाइन था कि अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में उससे आप क्या करेंगे, अपने अधिकार को बचाने के लिए रिट आप क्या करेंगे कि याचिका जारी कर सकते हैं, और 5 प्रकार के रिट। तो एक लाइन यहां था जो आपको पॉलिटी के दृष्टिकोण से आपको याद रखना चाहिए था सभी एग्जाम के लिए। थोड़ा यूपीएससी पर जाएंगे तो लेवल को अपडेट करेगा, वो बढ़ाने का काम करेगा और कंसेप्ट देखेगा। तो आपके दृष्टिकोण से स्टेट पीसीएस, एसएससी या वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से यह न्यूज इसलिए आवश्यक था कि अनुच्छेद 32 कि संवैधानिक उपचार का अधिकार है का चर्चा किया गया। एक दूसरा कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, तो एक बात बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, तो आपको याद रखना चाहिए कि अब 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो यह भी ध्यान रखने के जरूरी है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 का में जोड़ा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, यह दोनों शब्द 32 और पंथ निरपेक्ष की चर्चा के साथ साथ उन्होंने यह कहा कि कानून का शासन, पंथ निरपेक्षता और संवैधानिकता, यह तीनों जो है संविधान के अनुच्छेद 14 मतलब समता के अधिकार का आधार स्तंभ है। तो आपके काम के दृष्टिकोण से इतना ही था। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन को समझेंगे उस न्यूज में तो इतना सारा न्यूज था जो आप काम के दृष्टिकोण से, तो एक यह भी ध्यान रखना है कि संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32, पंथ निरपेक्ष यह जो शब्द है यह आपके प्रस्तावना में आया हुआ है और इसको जोड़ने का काम 42वां संविधान संशोधन, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता यह भी याद रखिएगा। और साथ ही अगर इस तरीके से बता दें, नया जो अगर डाटा डालना होगा कि कानून का शासन, पंथ निरपेक्ष और संवैधानिकता है, तो क्या है, संविधान के अनुच्छेद 14 समता के अधिकार का आधार स्तंभ है। तो आप इस लाइन के कई जगह आप यूज कर सकते हैं, प्री के दृष्टिकोण से, मेंस के दृष्टिकोण से और एसए के दृष्टिकोण से। यह एक आपका मूल न्यूज था। दूसरा जो आपका न्यूज था अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना बीच में काफी चर्चा का विषय बना हुआ था, इसके लेकर भी आपको सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। तो यह मामला जब जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में निर्णय दिया है। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, एक लाइन बनाया जा सकता है कि अग्निपथ योजना की शुरुआत हुई थी 14 जून 2022 को हुआ है। तो एक छोटा डाटा भी आपको लगाना होगा। मान लिया जाए कि यूपी पीसीएस तो एक स्टेटमेंट बना सकता है, आयोग के द्वारा बनाया जा सकता है कि अग्निपथ योजना की शुरुआत 2022 में हुई थी, यह स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। इसलिए मुझे लगा कि यह काम का है। और वनडे एग्जाम में और पूछा जाएगा तो अग्निपथ योजना की शुरुआत कब हुई, तो आपको याद रखना है 14 जून 2022 को हुई थी। बस एक छोटा सा डाटा आपको इसी आपके काम का था। तीसरा जो हमारा न्यूज था कि माननीय प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल में क्या हुआ कि शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में हवाई अड्डा की शुरुआत की है। और ये अभी तक उन्होंने बताया है कि 2014 तक देश में 75 हवाई अड्डे थे
और नए में 14 के बाद अभी हाल तक और 75 हवाई अड्डे का उद्घाटन हो चुका है। क्योंकि उद्घाटन होने से क्या होगा कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो अब एक काम और आप कर सकते हैं कि एक पीछे का भूगोल जानना है तो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कौन से नेचुरल रिसोर्स के लिए फेमस है। क्योंकि देखिए हर चीज मैं यहाँ नहीं लाऊंगा, कारण क्या है कि थोड़ा आपको भी मेहनत करना चाहिए। क्योंकि अब चले जाइएगा कर्नाटक, कर्नाटक के रॉ मटेरियल्स आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक के रॉ मटेरियल्स में बाबा बुदन की पहाड़ी, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट क्यों एक रॉ मटेरियल्स में क्यों फेमस है, कितने स्थान पर है, यह आप वहां पे देख लेंगे। तो अगर मैप शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के आसपास की चीजों को देख लेते हैं, क्या कोई रिवर है, क्या कोई नदियां हैं, क्या कोई वहां पे बांध बने हुए हैं, ठीक है, ये सारे चीज आपका काम है मैप बेस्ड देखना। तो यहां से कंप्लीट हो जाएगा। यह 3 न्यूज हो गया जो मेन तीसरे नंबर पे था। अब हम लोग चौथे न्यूज का, जो हमारा अगला न्यूज है इटली के प्रधानमंत्री का भारत यात्रा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, यहाँ पे बड़े स्तर पे क्वेश्चन नहीं होगा, बड़े एग्जाम के लिए नहीं होगा, लेकिन वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से यह लाइन आपको उपयोगी होगा। तो सीधा आपको पूछा जा सकता है कि इटली के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, एक। दूसरा, अगर स्टेटमेंट बनाना होगा तो स्टेटमेंट हो सकता है कि इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी हाल ही में भारत आए हुए थे। अगर कोई समझौता और एग्रीमेंट होगा तो उससे भी रिलेटेड आप इसको बस इतना ही कि इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी है, भारत, अभी इनका भारत यात्रा हुआ है। तो एक लाइन इसको वनडे के दृष्टिकोण से यह उपयोगी साबित हो जाएगा। कई बार पीसीएस भी डायरेक्ट आपको मैचिंग में भी 4 प्राइम मिनिस्टर होंगे, विदेशी प्राइम मिनिस्टर होंगे या राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्राध्यक्ष होंगे, तो उसे मैच कर देने के लिए काम करता है। खासकर उत्तर प्रदेश में इसलिए दिखाई पड़ेगा। अगर बिहार पूछेगा तो बिहार में कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। लेकिन यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे यूपीएससी में, तो ये भी ध्यान रखना है। अब आप क्या कर सकते हैं कि इटली के प्राइम मिनिस्टर और भारत आ रहे हैं, तो वो तो हमको न्यूज को ध्यान में रखना ही है। लेकिन इटली के मैप को आप क्या करिए, अब यहाँ मैप बनाने का और बताने का समय नहीं है, इसलिए मेरे तरफ से होमवर्क है, सभी जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं या जुड़ेंगे, कि आप क्या करिए कि इटली का मैप अच्छे से देख लीजिए, कौन सा रिवर है, कौन सा सिटी है, उसका लोकेशन क्या है, उसका फिजिकल एरिया क्या है, फिजिकल एरिया में उसका बाउंड्री क्या है। ये सब अगर चीज अगर आप कर लेते हैं मैप के सहारे, तो वह भी न्यूज आपके लिए, न्यूज के साथ साथ ट्रेडिशन वाला पक्ष आपका मजबूत होते चला जाएगा। तो ये मेरे तरफ से आपका होमवर्क रहेगा, ये आप काम करते चलेंगे। दूसरा जो हमारा था कि न्यूज था संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, और भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यह आपका न्यूज था। क्योंकि लेसेंट नाम पत्रिका ने बताया गया है कि कैसे सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत अभी काफी पीछे है, ठीक है। तो हमने पृष्ठभूमि से हम आपको थोड़ा सा न्यूज को समझा रहे हैं कि एसडीजी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यह 17 वैश्विक लक्ष्यों का समूह है। पहला लाइन हमने आपको समझाया कि एसडीजी यह 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक समूह है जिसे दुनिया के सभी देशों को पूरा करना है। इसे क्या हुआ, एसडीजी की शुरुआत 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के द्वारा शुरू किया गया था, और इस लक्ष्य की प्राप्ति का जो टाइम है 2030 निर्धारित किया गया है। दूसरा लाइन तो आपको याद कैसे रखना है भाई, कि भाई एसडीजी गोल, तो क्या है एसडीजी गोल, पहला कि एसडी या 17 वैश्विक लक्ष्यों का समूह है, एक स्टेटमेंट हो गया हमारा। दूसरा कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा इसे शुरू की गई थी, और 30 तक इस लक्ष्य को दुनिया के सभी देशों को प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया है, दूसरा स्टेटमेंट है हमारा। तीसरा कि लेसेंट नाम का जो पत्रिका है भारत के सतत विकास लक्ष्य में विशेषकर स्वास्थ्य का जो इशू इससे जुड़ा हुआ है, इस पर अपना विचार रखते हुए बताया है कि भारत काफी इस लक्ष्य को प्राप्त करने में पीछे चल रहा है। तो पीछे चल रहा है तो लेसेंट पत्रिका का भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता होगा। अगला, रिपोर्ट में 4 एसडीजी का चर्चा किया गया है। एक बार उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम हुआ है, मुझे उम्मीद है, याद है कि 17 और 18 के बीच के आसपास में, कि वह गोल पूछ लिया था कि कौन गोल किससे जुड़ा हुआ है। तो इस 4 गोल में आपको पहला है, एक बार यूपीएससी भरांस भी पूछा है कि किसी भी
इंडस्ट्री के क्षेत्र के लिए कौन कौन से भ्रांश और मानक है वह भी पूछा हुआ है। तो इस तरीके से आपका है कि गरीबी नहीं, पहला 4 जो एसडीजी गोल में 1 नंबर पे है, हम लोग करके इसको समझा रहे हैं कि गरीबी नहीं, एसडीजी गोल नंबर 1 है। दूसरा, कोई भूखा नहीं, तो एसडीजी गोल 2 हो गया मैचिंग के लिए। तीसरा, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, एसडीजी संख्या 3 हो गया। लैंगिक समानता, एसडीजी 4। यह 4 आपको अभी न्यूज में चर्चा में थे, तो इसी तरीके से आपको याद कर लेना चाहिए था कि गरीबी नहीं, इसको ध्यान रखना है कि एसडीजी गोल संख्या 1 है। दूसरा, कोई भूखा नहीं, एसडीजी गोल संख्या 2 है। अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, एसडीजी गोल संख्या 3 है। और लैंगिक समानता, एसडीजी गोल संख्या 4 है। यह आपको इतना न्यूज आपको संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य और भारत से रिलेटेड था, जो आपके काम का था। तो निश्चित है कि आपके यह एग्जाम के दृष्टिकोण से यह निश्चित है कि आपके लिए उपयोगी हो जाएगा। और बिहार तो आप देखे होंगे कि बिहार पीसीएस का एग्जाम में यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये तो चर्चा में है, तो इसको ध्यान रखना आपको आवश्यक है। अब हम लोग देखिए, हम लोग अगले न्यूज पर चल रहे हैं। जो आपका अगला काम का न्यूज है, डीआरडीओ के बारे में चर्चा था, और आप लोग डीआरडीओ के बारे में पहले से भी जानकारी होगा, और जिनको जानकारी नहीं है उनके दृष्टिकोण से भी यह उपयोगी है, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला, कई बार फैक्चुअल डाटा भी पूछ लिया जाता है, कंसेप्चुअल भी पूछ लेगा। तो जो न्यूज था, एक जो न्यूज काम का इसमें है आपका कि डीआरडीओ के प्रमुख कौन है, तो याद रखना है डीआरडीओ के प्रमुख जी सतीश रेड्डी हैं। पहला स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा, कि एक अस्त्र मिसाइल का चर्चा था, एक अस्त्र मिसाइल का चर्चा था, तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि अस्त्र मिसाइल हवा से जमीन पर या जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, तो नहीं, आपको ध्यान रखना है कि अस्त्र जो मिसाइल है वह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। दूसरा असेसमेंट। तीसरा, भारत अब इतना सक्षम है कि अंतरिक्ष में अगर किसी भी देश का सैटेलाइट हमारे एरिया में दिखाई पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, उस सैटेलाइट को अपने मिसाइल के माध्यम से समाप्त कर सकते हैं, और इस समाप्त करने वाला हम चौथे देश हैं। इससे पहले चीन, रूस और अमेरिका के पास ऐसे मिसाइल है कि कोई भी सैटेलाइट को वो अंतरिक्ष में मार सकता है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से डीआरडीओ से रिलेटेड था, इसलिए मैंने इसको रखने का काम किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक फैक्चुअल डाटा आपको दिखाई पड़ा है, एक छोटा सा न्यूज था, चक्रवात से रिलेटेड है। ग्रेवियल चक्रवात, यह जो चक्रवात है, यह चक्रवात आपको न्यूजीलैंड, जिसकी राजधानी वेलिंगटन है, वहां आया। तो अब आप एक काम करेंगे, खासकर यूपीएससी के दृष्टिकोण से, यूपीपीसीएस के दृष्टिकोण से, कि एक थोड़ा सा आप समझ लेंगे कि चक्रवात क्या होता है। इसको आपको ट्रेडिशन से जोड़ सकता है चक्रवात, क्योंकि आपके सिलेबस में है। जीएस को आप देखेंगे, जीएस मेंस में, तो वहां आपको चक्रवात पढ़ना है। जीएस 1 का जो पेपर होगा 250 मार्क्स का, तो थोड़ा आप ट्रेडिशन पे भी काम कर लेंगे। चक्रवात एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, क्योंकि अब डिटेल बताएंगे तो फिर इसका रूपणंक बदल जाएगा चक्रवात से रिलेटेड। तो अभी था कि यह चक्रवात, गैब्रियल चक्रवात, न्यूजीलैंड में आया है। न्यूजीलैंड की एक छोटी सी राजधानी, कई बार अचानक माइंड में नहीं आता है, मैंने लिख दिया है वेलिंगटन। ठीक है, तो ये आप ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। हमारा जो 8वां नंबर न्यूज था, आबकारी नीति घोटाला 2022। आबकारी नीति घोटाला 2022। इस घोटाले को लेकर क्या हुआ है कि वर्तमान में शराब से रिलेटेड है, तो इसमें अंदर नहीं जाना है। आपके जो काम का जो चीज है मैं वो लिखा हूं, क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करके भेजा गया है, और जब गिरफ्तारी हो गई उसके बाद इन्होंने अपना इस्तीफा भेजा, तो वह इस्तीफा मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वीकार किया गया, और एलजी महोदय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उनके माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दिया गया है। तो ये, और दूसरी चीज इसमें कि शिक्षा विभाग उन्हीं के पास था, 18 विभाग थे उनके पास, तो शिक्षा विभाग राजकुमार आनंद साहब ने को सौंप दिया गया तत्काल प्रभाव के लिए। ये दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, जब गिरफ्तारी हो गई तो इनके जो एडवोकेट थे, एडवोकेट ने क्या किया कि आर्टिकल 32 का सहारा लेते हुए जनहित याचिका दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि यह जो उसमें मांग था जनहित याचिका में
कि मनीष सिसोदिया जी पर या उप मुख्यमंत्री जी पर जो एफआईआर दर्ज किए गए हैं, जिस विधि के द्वारा उसे खारिज कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला आपको हाई कोर्ट में पहले जाना है, इसलिए इस याचिका को उन्होंने खारिज, सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। तो यह 3 स्टेटमेंट हमें लगा कि काम के दृष्टिकोण से है, इसलिए हमने आपको इसको लिखने का काम किया है। एक अगला न्यूज था 9 नंबर जो आपका न्यूज है, एक टर्मिनोलॉजी चल रहा था, अभी न्यूज़पेपर में था, पॉलिसी ऑफ सेचुरेशन। एक पॉलिसी ऑफ सेचुरेशन एक क्या है, एक टर्मिनोलॉजी दिया जा सकता है। तो इसका तात्पर्य है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। गांधी के नीति पे लाइन है कि जितने भी भारत सरकार की योजना है वह अंतिम व्यक्ति पे पहुंचे, क्योंकि वह योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए अगर आपसे पूछ दे कोई व्यक्ति कि पॉलिसी ऑफ सेचुरेशन क्या है, तो बताना है कि न्यूज़पेपर हाल ही में यह न्यूज़पेपर चर्चा में थी कि सरकार की जो भी योजना है उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, यह सरकार की योजना को अंतिम तरीके से पहुंचाना। तो ये छोटा सा, मान लिया जाए कि आप इंटरव्यू दे रहे होंगे या कुछ लिख रहे होंगे, तो सरकार की योजना के बारे में बता रहे होंगे, तो वहां भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग का अगला जो करेंट अफेयर्स है, इधर ध्यान दिया जाए, G20 और मिजोरम और G20। ठीक है, यह भी न्यूज में था कि वहां का जो चीफ मिनिस्टर है जोरामथंगा, उन्होंने कहा है कि 1 मार्च से 3 मार्च के बीच क्या होगा कि मिजोरम भी G20 बैठक का मेजबानी करेगा। तो ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है, लिखा जा सकता है के द्वारा कि भारत में जितने भी G20 सम्मेलन हुए, तो राज्यों में मिजोरम राज्य ने भी G20, क्योंकि 7 सिस्टर स्टेट है तो इस पर ध्यान आपको नहीं जाता है, इसलिए मैंने इसको कोट किया। तो आपको लिखा जा सकता है एग्जाम में कि मिजोरम ने G20 बैठक का मेजबानी की, और यह मेजबानी जो था व्यापारियों का प्रतिनिधि और राजनयिक लोग भाग ले रहे हैं। तो दोनों लाइन से इसमें पूछे जा सकते हैं, या आपको कोई भी पीसीएस एग्जाम हो या फिर वनडे एग्जाम हो, तो यहां से स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने, अब आपका क्या काम है कि आप एक बार मैप को देख ले कि मिजोरम है क्या, उसका राजधानी क्या है, वहां का रिवर क्या है, और उस आसपास में कौन कौन से मिजोरम से राज्य का सीमा जुड़ा हुआ है, यह भी ध्यान दे लेंगे। क्या कोई इंटरनेशनल बाउंड्री है क्या, तो यह अगर आप देख लेते हैं। और एक चीज और, मिजोरम से रिलेटेड जो आपका होमवर्क है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैप पे आप जाएं, यहाँ का नदी देख लें। ठीक है, पहला काम, इसका पड़ोसी राज्य देख लें। दूसरा, पड़ोसी राज्य को देख लें, क्या अंतर्राष्ट्रीय कोई बाउंड्री है यह देख लें। यहाँ के जनजाति भी देख लें, यहाँ का जनजातियां कौन कौन सी जनजातियां, बस इतना भी अगर आप देख लेते हैं तो एक एक न्यूज से आपका चीज बेहतर होते चला जाएगा। बात समझ रहा होगा, तो ये आप इतना कर लेने का। अगला जो न्यूज था, भारत मुक्त व्यापार समझौता, यह यूपीएससी के दृष्टिकोण से, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के दृष्टिकोण से यह काफी हाईलाइटेड न्यूज है। अगर इकोनॉमिक्स बेस्ड जो भी न्यूज होगा आपके लिए यूपीएससी के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी हो जाता है। जो आज न्यूज था कि 2 ऐसे देश हैं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले से कर चुके हैं भारत में, तो मैंने लिख दिया कि मई 2022 में संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच फ्री समझौता हो चुका है, मुक्त एफटीए हो चुका है, एफटीए फ्री ट्रेड और एग्रीमेंट हो चुका है एक। दूसरा जो है 29 दिसंबर 2022 से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी एफटीए लागू हो चुका है, लागू हो गई है। यह दूसरा स्टेटमेंट, क्योंकि 2 ऐसे देश थे कि एफटीए पर हस्ताक्षर, जो आज का न्यूज था उससे बैकग्राउंड भी तो आपको समझना है, लेकिन पहले ये दोनों देख लीजिए। तीसरा, एफटीए को लेकर आपको ब्रिटेन से वार्ता चल रही है और यूरोपीय यूनियन से भी वार्ता हो रही है। यूरोपीय यूनियन, क्योंकि विदेश मंत्री का भी स्टेटमेंट था कि यूरोपीय यूनियन से और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हो जाता है तो भारत के लिए काफी लाभकारी साबित होगा। तो यह तीनों स्टेटमेंट आपको याद रखने की जरूरत है। साथ ही एक और चीज हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया विकसित देशों में एक पहला ऐसा देश है। ऑस्ट्रेलिया जो है एक ऐसा विकसित देश है जो भारत को एफटीए की सुविधा देने वाला पहला भारत एक ऐसा देश है जिसको पहली बार उसको, या सबसे पहला देश है उसके लिए
जिसको एफटीए की सुविधा दिया है। तो यह भी स्टेटमेंट आप याद रखेंगे। साथ ही एफटीए के एफटीए के तहत ही, भारत मुक्त व्यापार समझौता के तहत ही दोहरा कराधान परिहास समझौता एक आया कि दोहरा कराधान परिहास समझौता DTAA, इसके द्वारा क्या हुआ है, दोहरा कराधान समझौता परिहार समझौता के तहत मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया तीसरा देश है जिसमें क्या हुआ है कि इस DTAA के द्वारा एफटीए किया गया है, एफटीए किया गया है। बात समझ में आ रहा होगा। तो यह भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यह जो आज न्यूज था, यह न्यूज क्योंकि भारत मुक्त व्यापार समझौता एफटीए काफी उपयोगी है। एफटीए यह यूपीएससी के दृष्टिकोण से, पीसीएस के भी दृष्टिकोण से काफी उपयोगी न्यूज है। तो इतना आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपको 11 नंबर न्यूज आपका कंप्लीट हो गया है। 12 नंबर न्यूज पर हम लोग चलते हैं। 12 नंबर न्यूज पर हम लोग ध्यान देते हैं। हम लोग नेक्स्ट न्यूज पे चर्चा कर रहे हैं, G20 विदेश मंत्रियों का बैठक। ठीक है, हमारा न्यूज है। तो हमने कहा कि ये आप सबको पता है कि भारत इसका मतलब नेतृत्व कर रहा है, आपको पता ही होगा। तो इस बैठक का स्थान दिल्ली होगा, पहला। दूसरा कि इस समय जो जानकारी न्यूज में आपको जानकारी का था कि आप लिखा जा सकता है कि G20 का भारत का शेरपा कौन है, यह आपको स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। तो G20 में भारत का शेरपा देखेंगे अमिताभ कांत है, अमिताभ कांत है। दूसरा, तीसरा कि विदेश के मंत्री, चीन के विदेश मंत्री चिंग गांग का भी इसमें आगमन होगा, क्योंकि चीन के साथ भारत का सीमा डिस्प्यूट है। तो हो सकता है कि वह उसके अलग से भी कुछ बात होंगे, समझ में आ रहा होगा। इसका मुख्य उद्देश्य होगा संयुक्त बयान जारी कराना, क्योंकि हाल ही में 25-26 तारीख का जो न्यूज था फरवरी में कि कर्नाटक में G20 मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों का बैठक हुआ था, जो बैठक विवादित रहा, गुट के कारण गुटबाजी हो गई उसमें, और संयुक्त बयान जारी नहीं हो सका। बात समझ आ रहा होगा, और सफल नहीं हो पाया। तो यह आपको 3-4 स्टेटमेंट आपका काम का था कि जो विदेश मंत्रियों का सम्मेलन होगा वह दिल्ली में होगा। दूसरा कि हमारा जो शेरपा है अमिताभ कांत महोदय है, दूसरा याद रखना है। तीसरा, विदेश मंत्री, जो चीन के विदेश मंत्री आएंगे चिन गांग होंगे, उनके साथ भी डिबेट होगा, और इसका टारगेट होगा कि किसी भी हाल में संयुक्त बयान जारी करा लेना है। तो यह चीज आपको याद रखने की जरूरत है। अगला जो हमारा न्यूज है 13 नंबर न्यूज है, चंद्रयान 3 के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। यह भी अब दूसरा चीज है कि अब पीछे G20 पे पूरा कहां बैठक, अगला क्या होगा, कौन नेतृत्व करेगा, उसका फिर से हम लोग इस पर काम करेंगे। अगला जैसे जैसे न्यूज आते जाएगा बताते जाएंगे। हमारा 13 नंबर न्यूज है चंद्रयान 3 के लिए क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो पहली 2 डाटा हमने इसमें ट्रेडिशन से जोड़ा है पीछे से, कि चंद्रयान 1 वह 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। पहला स्टेटमेंट आपको याद रखना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट, चंद्रयान 2 जो है 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था, जो असफल रहा, सफल नहीं हो सका। दूसरा, अब हम लोग तीसरे चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण करने के अग्रसर है, जो जून में हो सकता है कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण होगा 2023 जून में। इसके लिए क्या किया है कि इसरो ने अपना क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया है, जिसका नाम है CE-20 का सफल प्रक्षेपण किया गया है। और यह जो प्रक्षेपण हुआ है तमिलनाडु के महेंद्रगिरी, जो आपका महेंद्रगिरी है, वहां से प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स से किया गया है। तो यह सभी स्टेटमेंट आप ध्यान रखें। अब एक काम कर सकते हैं कि तमिलनाडु का आप मैप देख सकते हैं, तमिलनाडु में और क्या क्या चीज है, भौगोलिक दृष्टिकोण से, बात समझ आ रहा होगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से। तो यह थोड़ा सा प्रयास आप कर लेंगे तो तमिलनाडु के चीज की भी बेहतर जानकारी हो जाएगी। तो यह न्यूज था आपका चंद्रयान 3 और क्रायोजेनिक इंजन का सफल प्रक्षेपण, यह ध्यान रखने की जरूरत है। चौथा जो हमारा 14 नंबर जो टॉपिक है अल नीनो और भारत, यह मेंस का टॉपिक है, यह आपका मेंस का टॉपिक है। यह अल नीनो जो है
यह जब अल नीनो का प्रभाव जब शुरू होता है तो वर्षा जो होती है वह सामान्य से कम होती है। मैं आपको ओवरव्यू समझा दे रहा हूं कि इसमें वर्षा सामान्य से कम होती है। यह प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, अब दिखाई पड़ेगा कि प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आपको भूमध्य सागरीय जो एरिया है भूमध्य सागर के आसपास उत्पन्न होता है। जब यह उत्पन्न होता है तो इसका प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। और कुछ देश है जैसे भारतीय महाद्वीप में क्या होगा कि इसका प्रभाव नकारात्मक ही पड़ता है। और अभी आपको फरवरी में ही आप गर्मी देख रहे हैं, गर्मी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, बात समझ में आ रहा होगा। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव नकारात्मक रहता है क्योंकि समान से वर्षा कम होती है और हमारा जो पूरा अर्थव्यवस्था है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। और जब वर्षा कम होगी तो निश्चित है कि कृषि प्रभावित हो जाएगी। और कृषि के साथ साथ क्या होगा कि खाद्य उत्पादन भी प्रभावित होगा और खाद्य उत्पादन के साथ साथ महंगाई बढ़ने का असर होगा। महंगाई बढ़ जाएगा और जो महंगाई बढ़ेगा तो हमारे अर्थव्यवस्था के साथ साथ आम जनजीवन प्रभावित हो। एक दूसरा तो आप अल नीनो, तो यह ध्यान रखना है कि अल नीनो प्रशांत महासागर के क्षेत्र में उत्पन्न होता है। यह उसकी जलधाराएं जो समुद्री जलधाराएं होती है गर्म हो जाती है और गर्म होकर उत्तरी अमेरिका की तरफ फैलती है और उसका प्रभाव समुद्री जलधाराओं के गर्म होने से यह फैलाव आपको भारत में दिखाई पड़ता है, भारतीय उपमहाद्वीप में दिखाई पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे पेरू उत्तरी अमेरिका में इसके सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं क्योंकि कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा प्राप्त होती है। एक तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पेरू के तट पर और उत्तरी अमेरिका का कुछ हिस्सा होता है, उसमें वर्षा जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वर्षा प्राप्त होता है, वर्षा अधिक होती है तो उनके लिए लाभकारी हो जाता है। दूसरा लाभ यह भी दिखाई पड़ेगा अल नीनो से कि जहां पे अधिक ठंड पड़ती है उनसे समान से टेम्परेचर कम होने से वहां तापमान अधिक होगा, बढ़ोतरी होगा तो ठंड से निजात मिलता है। तीसरा कि अफ्रीकी महादेश में क्या होता है कि मलेरिया फैलता है, मलेरिया फैलता है तो शुष्क वातावरण होगा तो मलेरिया का फैलाव कम होगा। तो ये सारी जानकारी आपको ऐसे मेंस के दृष्टिकोण से था, लेकिन फिर भी जो काम का डाटा है हमने बताया। एक चीज और आपको बता देते हैं कि 1951 से लेके आज तक भारत में 10 बार अल नीनो का प्रभाव ऐसा देखा गया जिससे सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि अल नीनो का प्रभाव प्रॉपर ऐसा देखा गया कि 40% ऐसे अल नीनो आए जिससे सूखे का प्रभाव दिखाई वैश्विक स्तर पर नहीं पड़ा है। तो एग्जैक्ट यह नहीं कहा जा सकता है कि अल नीनो के प्रभाव से सूखे का, अल नीनो के आगमन से सूखे का प्रभाव होगा ही, क्योंकि इसका प्रभाव आप देखेंगे कि 9 से 12 महीने तक बना रहता है। अल नीनो का प्रभाव 9 से 12 महीने तक बना रहता है। तो यह डाटा आपको मेंस के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी होगा। तो यह भी एक अलग से ऐसा समय मिलेगा तो मैं इसको एक अलग से भी मेंस के दृष्टिकोण से बनाने का काम करूंगा आपके लिए, जो कि आपको जीएस मेंस, यूपीएससी, यूपीपीसीएस के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। तो यह डाटा था। अब हमारा जो अगला न्यूज है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023, यह काफी उपयोगी न्यूज है। तो पहला स्टेटमेंट है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का जो आयोजन किया गया है वह स्पेन के बार्सिलोना में आयोजन किया गया है। पहला स्टेटमेंट तो आपसे दिया जा सकता है कि स्पेन के बार्सिलोना में, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्पेन में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की आयोजन किया गया। पहला स्टेटमेंट यह भी आपको पूछा जा सकता है कि स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया। पहला स्टेटमेंट आपको पूछा जा सकता है। दूसरा, इस मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में क्या हुआ है कि भारत को लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2023 लीडरशिप अवार्ड मिला है, तो यह भी दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा कि मोबाइल फोन के जन्मदाता मार्टिन कूपर को लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आप मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023 पर कम से कम इस 3 लाइन को याद रखने की जरूरत है। एक थी आयोजन स्थल आपको स्पेन में, दूसरा भारत को 2023 लीडरशिप अवार्ड, दूसरा याद रखिएगा। तीसरा कि मोबाइल फोन के जन्मदाता दो मार्टिन कूपर हैं, यह भी पूछा जा सकता है, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो ये तीनों स्टेटमेंट, और उन्होंने मार्टिन कूपर महोदय ने कहा है कि जब हमने मोबाइल बनाया था तो बहुत अमेरिका में ही उन्होंने काफी सेलफोन जब बनाया तो काफी सकारात्मक पक्ष दिखाई पड़ा, और जैसे उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि इसका तकनीक जैसे जैसे बढ़ता जाएगा
तो सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि मोबाइल छोड़कर भी जिंदगी जिया जा सकता है, आप इससे में भी प्रयोग कर सकते हैं। तकनीक संचार क्रांति का कुप्रभाव, तकनीक संचार का कुप्रभाव क्या पड़ रहा है कि हम लोग पूरा मोबाइल में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। भावनात्मक इमोशन सब कुछ लगाव किससे हो गया है, मोबाइल से हो गया है। साथ ही आप देखेंगे कि आप शिक्षा के लिए यूज करते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के हाथ में जब मोबाइल जाता है तो उसका सही सदुपयोग न करके गलत डायमेंशन में भी जाने का चांस रहता है। इस पर भी दुनिया को सचेत किए हैं मार्टिन कूपर महोदय ने। तो ये सारा न्यूज उससे जुड़ा हुआ था, तो ये आपके काम का था। इतना सारा न्यूज आपके काम का था। अगला जो हमारा न्यूज है वह है पंजाब के गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच। आइए देखिए अगला जो हमारा न्यूज है, पंजाब गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच जो विवाद है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया है। तो यह न्यूज आपको स्टेटमेंट में, आपको दो स्टेटमेंट मैंने लिखा वहां से पॉलिटी के दृष्टिकोण से जो काम का है। तो आपका काम है उस चैप्टर को जब पढ़ने जाए तो थोड़ा ध्यान रखें, आप लिंक कर सकते हैं इस न्यूज को। पहला उसमें स्टेटमेंट क्या था, लिखा हुआ था कि सत्र बुलाने की बात हो रही थी। तो सत्र बुलाने के लेकर ही विवाद था, क्योंकि गवर्नर साहब कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, इसलिए सत्र नहीं बुलाया जा रहा है। और तो इससे दो स्टेटमेंट था कि विधानसभा सत्र बुलाने के लिए गवर्नर, विधानसभा सत्र बुलाने के लिए गवर्नर सत्र बुलाने के लिए गवर्नर मंत्रिपरिषद का सलाह बाध्यकारी है। यह थोड़ा सा ध्यान देंगे, स्टेटमेंट सही नहीं हो पाया था। विधानसभा सत्र बुलाने के लिए गवर्नर क्या है, मंत्रिपरिषद का सलाह उनके लिए बाध्यकारी है। एक पहला स्टेटमेंट। दूसरा, संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी देने के लिए सीएम बाध्य है। दो स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और इस तरह का स्टेटमेंट आपको उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट पे ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग कंसेप्चुअल चीज को बेहतर तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। तो दो स्टेटमेंट आपको पॉलिटी के दृष्टिकोण से उपयोगी था, मैंने लिख दिया। ये आप पॉलिटी में भी पढ़ लेंगे, यहां से आपको मिल जाएगा, उसको थोड़ा सा कोट कर सकते हैं कि भाई कैसे सत्र बुलाने के लेकर विवाद हो रहा था। तीसरा, खेल पेज पर आप गए होंगे तो आज का जो न्यूज था 1 मार्च को, फीफा ने क्या किया है कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार 2022 का घोषणा किया। तो इसमें देखेंगे अर्जेंटीना के जो फुटबॉल टीम के कप्तान हैं लियोन मेसी, इन्होंने क्या किया, लियोन मेसी ने कि फ्रांस के सर्वोच्च खिलाड़ी है, बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, दो थे, काइलियन सम्बापे, यहां लिखा हुआ है काइलियन सम्बापे और करीम बेंजेमा, इनको पछाड़ते हुए, इनको पराजित करते हुए उन्होंने क्या किया कि लियोन मेसी ने कि 2022 का फीफा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार उनको मिला है। एक दूसरा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर महिला खिलाड़ी है एलेक्सिया पुटेलस, ये स्पेन की है, तो दूसरा स्टेटमेंट याद रखिएगा। तीसरा, सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर 2022 का कौन बना है फीफा के द्वारा, तो एमिलियानो मार्टिनेज है, अर्जेंटीना से है, यह भी आपको लिखा हुआ है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर कौन है, एमिलियानो मार्टिनेज, अर्जेंटीना से है, लिखा हुआ, यह भी ध्यान रखिएगा। इस साल 2022 का फीफा में सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर का अवार्ड मिला है मैरी इत्सर्ड को, इंग्लैंड की है, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है आपको। सर्वश्रेष्ठ महिला कोच कौन है 2022 का, तो बताना है आपको, सरीना बिगमैन है, यह भी इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। ये सारे न्यूज आपको दैनिक राष्ट्रीय संस्करण, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में था, और उम्मीद है कि आपके लिए यह न्यूज आपके लिए उपयोगी होगा। फिर हम लोग कल का जो न्यूज होगा हम लोग फिर समय पर आपको मिल जाएगा, सारे डाटा आपके पास, और उम्मीद करता हूं कि यह न्यूज आपके लिए लाभकारी होगा। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि आप करेंट अफेयर्स पर ध्यान दें, और साथ ही सारथी फॉर सिविल सर्विस को सहयोग करें, उसको वॉच करें, वॉच करने के साथ साथ लाइक करने का भी काम करें, जिससे कि आपको सारा इंफॉर्मेशन यहां से मिल सके। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि सारी जानकारी सारथी फॉर सिविल सर्विसेज दिल्ली के द्वारा जितने भी इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे आपको समय पर उपलब्ध हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके करेंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से लाभकारी साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।